गुड मॉर्निंग छात्रों। आपका समावेशी विद्यालय के निर्माण विषय की इस कक्षा में पुनः एक बार स्वागत। कल हमने बात की थी विशिष्ट शिक्षा की समस्याओं की। आज हम बात करेंगे विशिष्ट शिक्षा हेतु उपाय, सॉल्यूशन फॉर स्पेशल एजुकेशन, या हम इसको कह सकते हैं कि विशिष्ट शिक्षा की जो समस्याएं आपने पढ़ी उन समस्याओं के क्या उपाय हैं, या हम इसको कहेंगे विशिष्ट शिक्षा हेतु उपाय, क्योंकि हम विशिष्ट बालकों को विशिष्ट शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं। तो विशिष्ट शिक्षा प्रदान करने के लिए आपको कुछ विशेष उपाय भी करने होंगे, तभी हम उनको विशेष शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। विशिष्ट शिक्षा हेतु क्या क्या उपाय सुझाए जा सकते हैं, क्या क्या उपाय आपके दिमाग में भी आ सकते हैं, क्या क्या उपाय हैं, उनके बारे में आप विचार कर सकते हैं। जैसे कि यदि हम विशिष्ट शिक्षा हेतु उपायों की बात करें तो पहला उपाय तो यही होगा कि विशेष अध्यापकों द्वारा शिक्षण। आपने देखा होगा टीचिंग बाय स्पेशल टीचर्स, एक विशेष बीएड और विशेष एसटीसी मतलब डीएलएड की ट्रेनिंग होती है, वो विशेष अध्यापक तैयार करती है, और विशेष अध्यापक इन विशेष विद्यालयों में ही नियुक्त किए जाते हैं, क्योंकि उनको बताया जाता है कि जो वास्तविकता में जो अपंग बालक हैं, मंद बुद्धि बालक हैं, पिछड़े हुए बालक हैं, या इनको हम कहें अधिगम निर्योग्य बालक हैं, या इनको हम कहें कि ये विशिष्ट बालक हैं, इन विशिष्ट बालकों को शिक्षा किस प्रकार से दी जाएगी, इसके लिए अध्यापक भी कैसे होने चाहिए, विशेष अध्यापक। और विशेष अध्यापकों की एक ट्रेनिंग भी अलग होती है, व्यवस्था भी अलग होती है, और उसके आधार पर इन अध्यापकों को विशेष बच्चों को पढ़ाने की ही ट्रेनिंग दी जाती है। क्योंकि विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था में विशिष्ट बालक को शिक्षित करने का उत्तरदायित्व तो एक अध्यापक पर ही होता है। वो अध्यापक ही विशिष्ट बालकों को अच्छी प्रकार से समझा सकता है, अभिभावक नहीं समझा सकते। इसीलिए विशिष्ट शिक्षा देने के लिए विशिष्ट अध्यापकों की क्या होगी, आवश्यकता होगी। यदि हम ऐसे उपाय करें कि उन विद्यालयों में विशेष अध्यापकों को नियुक्त करें तो हमारा ये विशेष शिक्षा का उपाय एक कारगर सिद्ध होगा। दूसरे उपाय के लिए हम बात करें तो समाज सेवियों एवं विशेषज्ञों द्वारा शिक्षण एवं निर्देशन, क्योंकि समय समय पर ऐसे विद्वान, ऐसे मनोवैज्ञानिक, ऐसे समाज सेवी जो कि विभिन्न प्रकार के अनुभव रखते हैं, उन अनुभवों को यदि एक अध्यापक या बच्चों को उनको समय समय पर उनके द्वारा भी विभिन्न प्रकार के अच्छे अच्छे निर्देशन दिलवाए जाएं या निर्देशन प्रदान किए जाएं, तो हम इस विशेष शिक्षा में एक अभूतपूर्व प्रगति कर सकते हैं। वास्तविकता में यदि ये देखा जाए कि कुछ समाज सेवी ऐसे होते हैं जो किसी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, कुछ विशेषज्ञ ऐसे होते हैं जो इस क्षेत्र में विशेष बालकों के क्षेत्र में ही एक विशेष कार्य कर रहे हैं, नए इनोवेशन कर रहे हैं, नए रिसर्च कर रहे हैं, और उन रिसर्चों का, उन निर्देशनों का, उन उपायों का यदि समय समय पर इन विशेष अध्यापकों को और विशेष बालकों को यदि दिया जाता है तो हमारी ये विशेष शिक्षा एक विशेष उपयोगी सिद्ध हो सकती है, या हम कह सकते हैं कि विशेष शिक्षा के लिए एक ये अच्छा उपाय होगा। ठीक है। तीसरे यदि हम उपाय की बात करें तो इसमें अतिरिक्त कक्ष की व्यवस्था, मतलब अरेंजमेंट ऑफ एक्स्ट्रा रूम। आप ये बात क्यों कह रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कुछ विशिष्ट बालक आपके सामान्य विद्यालयों में भी अध्ययन करते हैं। उन सामान्य विद्यालयों में यदि हम देखें तो वास्तविकता में एक अतिरिक्त कक्ष की व्यवस्था यदि हम उनके लिए करते हैं, सामान्य बालकों से अलग यदि एक विशेष कक्ष के माध्यम से उनको यदि अध्ययन कराते हैं तो उनका अध्ययन बहुत अच्छी प्रकार से और उनसे मिलजुल कर के ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि विशिष्ट बालकों की पहचान कर
उनके स्तर के अनुरूप सामान्य विद्यालयों में ही उनके लिए अतिरिक्त कक्षों की व्यवस्था कर उनको अगर शिक्षा दी जा सकती है तो वो एक अच्छी प्रकार से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अलग कक्षों में ही ऐसे बालक शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करके अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं और अच्छी प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि सामान्य बच्चों से उनमें कुछ क्या है, अलग 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 स्थिति है, उनके अंदर अपंगता है, उनके अंदर मंद बुद्धिता है, क्योंकि वो विशेष बालक हैं और विशेष बालकों को विशेष अलग कक्ष में ही व्यवस्था की जा सकती है। ठीक है। यदि चौथे उपाय की हम बात करें, क्योंकि हमें विशिष्ट शिक्षा तो देनी है और विशिष्ट शिक्षा को अच्छा करने के लिए कुछ विशेष उपाय भी जरूरी किए जाएंगे, और उन उपायों के तहत चौथी यदि हम बात करें तो इसमें विशिष्ट कक्ष योजना है, मतलब स्पेशल रूम प्लान। कुछ जो विशिष्ट बालक हैं, कुछ क्या कहें हम, अत्यधिक विशिष्ट होते हैं। अत्यधिक विशिष्ट का मतलब उनके अंदर कुछ विशिष्टताएं ज़्यादा होती हैं, कहने का मतलब विकलांगता उनके अंदर ज़्यादा होती हैं। तो कुछ बालक अत्यधिक विशिष्ट होते हुए इनके लिए अलग से विशिष्ट कक्ष योजना लागू की जाती है, और इस कक्षा में इनके लिए विशेष उपकरण, विशेष शिक्षक, विशेष निर्देशक, मनोवैज्ञानिक और अन्य विशेषज्ञों की क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है। इसलिए इनको हम कौन से कक्ष कहेंगे, स्पेशल रूम प्लान, मतलब विशिष्ट कक्ष योजना। यदि विशिष्ट कक्ष योजना की हम बात करें तो वास्तविकता में कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं कि जब हम इस चीज को देखें कि वास्तविकता में एक अध्यापक अच्छी प्रकार से बालक को कब शिक्षित कर सकता है, विशेष बालक को कब अच्छी प्रकार से पढ़ा सकता है, जब उसके लिए हम विशिष्ट कक्ष योजना का सहारा लें। उस कक्ष में उनके लिए ही एक विशेष उपकरण, विशेष अध्यापक और विशेष बैठने की व्यवस्थाएं होती हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं स्पेशल रूम प्लान। और आप भी जानते हैं, क्योंकि सभी के साथ सामूहिक रूप से यदि हम इस चीज़ को कहें, अध्ययन कराएं, तो शायद उसमें समस्याएं उत्पन्न होती हैं, और समस्या के कारण ही ये विशिष्ट कक्ष योजना, या कहें हमें इसको कि वास्तविकता में विशेष बालकों के लिए एक विशेष कक्ष योजना ही कारगर सिद्ध होगी। पांचवें उपाय की यदि हम बात करें तो विशेष विद्यालय। आप भी ये जानते हैं कि विशेष बालक यदि एक कम बालक हैं तो वो सामान्य विद्यालयों में इस कक्ष, अतिरिक्त कक्ष योजना की व्यवस्था के तहत हम उनको अध्ययन करा सकते हैं। लेकिन एक जिले में एक विशेष विद्यालय की यदि हम व्यवस्था कर सकें तो वहाँ पर सिर्फ बालक कैसे होंगे उस पूरे विद्यालय में, विशेष बालक, वहाँ अध्यापक कैसे होंगे, विशेष अध्यापक, वहाँ उपकरण कैसे होंगे, उन बालकों, विशेष बालकों के लिए जिन जिन उपकरणों की आवश्यकता होगी वो विशेष उपकरण ही उनके लिए मतलब उपलब्ध कराए जा सकेंगे। कहने का मतलब मानवीय और भौतिक जो संसाधनों की आवश्यकता होगी वो विशेष विद्यालयों में उनको क्या करेंगे, हम व्यवस्थित करेंगे। इसीलिए विशेष विद्यालय योजना भी या विशेष विद्यालय निर्माण भी हमारी इस विशिष्ट शिक्षा के उपायों से जोड़ा जा सकता है। क्यों जोड़ा जा सकता है? क्योंकि विशेष विद्यालय, क्योंकि हम ये जानते हैं कि बालकों को विशेष विद्यालय की अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। ये विद्यालय विशिष्ट बालकों से संबंधित सभी सुविधाएं युक्त होते हैं, जैसे शिक्षक, उपकरण, निर्देशक। इन विद्यालयों में विशिष्ट बालकों जैसे गूंगे, बहरे, नेत्रहीन, बाल अपराधी, कुसमायोजित आदि की शिक्षा का प्रबंध किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इन विद्यालयों में विशिष्ट शिक्षा को विशिष्ट बालकों के लिए विशेष विद्यालयों के निर्माण किया जाता है। तो इनमें ही सारी विद्यालयों की विशेष तरीके से व्यवस्था की जाती है, और इसीलिए इन विद्यालयों में ज़्यादा नहीं तो अपन एक जिले के अंदर एक विशेष विद्यालय की स्थापना कर सकते हैं। तो ये एक हमारी विशिष्ट शिक्षा हेतु एक अच्छा उपाय सिद्ध होगा। ठीक है। छठवें की यदि हम उपाय की बात करें तो आवासीय विद्यालय, रेजिडेंशियल स्कूल। आप आवासीय विद्यालय, मैं समझता हूँ आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा
क्योंकि वैदिक काल से यदि हम बात करें तो वैदिक काल से ही, पुरातन समय से भी, प्राचीन समय से ही ये आवासीय विद्यालय जो काम कर रहे हैं, क्योंकि गुरुकुल प्रणाली के तहत भी बच्चे को गुरु के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने के लिए छोड़ दिया जाता था। और हम ये बात कर रहे हैं विशिष्ट बालकों के लिए आवासीय विद्यालय, क्योंकि इस आवासीय विद्यालय में यदि इन बालकों को, विकलांग बालकों को उसमें रहते हुए छोड़ दिया जाए, वहाँ उनकी व्यवस्था इस प्रकार से की जाए कि वास्तविकता में हम ये जानते हैं कि आवासीय विद्यालय वैदिक काल से ही प्रचलित हैं और इन आवासीय विद्यालयों में अत्यधिक विकलांग बालकों को वहीं रखा जाता है। और इन विद्यालयों में शिक्षक कक्षा के अतिरिक्त विभिन्न क्रियाओं का अभ्यास, कौन कौन सी विभिन्न क्रियाओं का अभ्यास कराते हैं, जैसे समय का सदुपयोग, सहायक शिक्षण सामग्री का निर्माण एवं इनका उपयोग, सहायक शिक्षण सामग्री को उसको कैसे उपयोग किया जाएगा, अनुशासन का पाठ सिखाना। और यदि वही रहेंगे ये, तो आप इनको अच्छी प्रकार से व्यावसायिक शिक्षा का भी क्या दे सकते हैं, एक अच्छा प्रशिक्षण दे सकते हैं, क्योंकि ये वही रहते हैं, वही निवास करते हैं, वही आवास इनका निश्चित है। लेकिन इनके सामने एक इसकी थोड़ी सी समस्या भी है कि जब आवासीय विद्यालयों में बच्चे रहते हैं तो वो समाज से कट जाते हैं, मम्मी पापा और अपने परिवार से दूर रहते हैं, तो उनमें सामाजिकता की भावना और समाज का विकास नहीं हो पाता है। लेकिन वो चीज़ें बाद की हैं, पहले तो इनको क्या करना है, हमें एक अच्छी प्रकार से प्रशिक्षित करना है, अच्छी प्रकार से शिक्षा देनी है, उनको अच्छा अनुशासन सिखाना है, अच्छी व्यवस्थाएं सिखानी है, अच्छा एक समय देना है, अतिरिक्त समय यहाँ दिया जा सकता है। विद्यालय में तो आप उतने ही समय में उतनी ही व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन यदि आवासीय विद्यालय है तो वो बालक 24 घंटे वहीं रहता है, इसलिए उनको समय समय पर जो कोई बालक यदि कमज़ोर है तो उनको एक्स्ट्रा क्लास के माध्यम से भी एक अच्छी प्रकार से पढ़ाया जा सकता है। इसीलिए हम ये देखते हैं कि आवासीय विद्यालय भी इनके लिए विशेष जरूरी है, क्योंकि कुछ अपंगता इतनी होती है कि वो बालक रोजाना स्कूल से जा आ नहीं सकता, उसको आने जाने में समस्या रहती है, इसीलिए अभिभावक भी परेशान रहते हैं। इसीलिए आवासीय विद्यालय एक शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा के उपायों के तहत एक अच्छा सिद्ध होता है। ठीक है, सातवें उपाय की यदि बात करें तो बाल मनोविज्ञान के अध्यापकों का सहयोग, क्योंकि आप जानते हैं मनोविज्ञान आपने पढ़ी है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा के तहत बालक का अध्ययन किया जाता है और बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक की व्यवस्थाएं समझी जाती हैं कि इसको क्या समस्या है, किस प्रकार से सीख सकता है, मनोविज्ञान की विधियां कौन सी इसके उपयोग में ली जाएं, इसको हम अच्छी प्रकार से किस प्रकार से शिक्षित कर सकते हैं। ये बाल मनोविज्ञान की एक अध्यापक या बाल मनोवैज्ञानिक ही इन चीज़ों को जानता है, तो वो वहाँ आवासीय विद्यालय में एक ऐसा अध्यापक ही रहेगा तो बालकों का पूरी मनोविज्ञान के तहत उनकी एक केस स्टडी करता रहेगा और अध्ययन करते रहेंगे, और उस अध्ययन के आधार पर ये निष्कर्ष निकाला जाएगा कि अमुक बालक को ये समस्या है, इसको इस विधि से यदि पढ़ाया जाए, इसको इस तरीके से यदि ट्रेनिंग दी जाए तो शायद वो एक अच्छा बालक और शिक्षित बालक बन सकता है, उसको अच्छा व्यवसाय मिल सकता है, वो अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। इसीलिए क्योंकि हम बात कर रहे हैं विशिष्ट शिक्षा हेतु उपायों की, तो उन उपायों में ये बाल मनोवैज्ञानिक भी शामिल होते हैं, क्योंकि एक मनोविज्ञान के आधार पर मनोवैज्ञानिक ही इस बात का सहयोग करता है, सीखता है, समझता है कि वास्तविकता में एक अध्यापक को हम अच्छी प्रकार से, एक बालक को एक अध्यापक किस प्रकार से, पहले उस बालक को हम समझेंगे, पहले हम उस बालक को जानेंगे, और जब हम उस बालक को समझ लेंगे तभी हम उसको अच्छी प्रकार से शिक्षा दे सकते हैं। तो समझने के लिए बाल मनोविज्ञान विशेष जरूरी है। अगला एक बिंदु और इसमें है, और वो है आपके उपायों के तहत विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षणों की व्यवस्था, क्योंकि आपके विशिष्ट विद्यालय हैं, विशेष विद्यालय हैं, आवासीय विद्यालय हैं। यदि इन प्रकार के विद्यालय हैं तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वास्तविकता में ऐसे बालकों को पहचान कर कि कौन सा बालक किस प्रकार में, जैसे कोई आईसीटी के अंतर्गत होशियार है ना, मोबाइल और कंप्यूटर में ज़्यादा जानता है, तो आपको उसी तरीके का प्रशिक्षण दे सकते हैं। कोई किसी प्रकार की यदि हाथों से कोई कला जानता है, कोई गायन या वादन में होशियार है, तो उसको उसी प्रकार का प्रशिक्षण
दिया जा सकता है। तो कहने का मतलब उस बालक की योग्यता और क्षमता को पहचान कर उसी के अनुसार उसको क्या दिया जाएगा, व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। कई बच्चे आंखों से नहीं देख पाते हैं, लेकिन उनका स्वर इतना अच्छा होता है कि वो अच्छी प्रकार से गा सकते हैं। कई बच्चे बाधक ऐसे होते हैं कि उनकी ढोलक और तबला बजाने का एक अच्छा ही प्रशिक्षण उनको दिया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि वास्तविकता में हमें विशिष्ट शिक्षा को अच्छी प्रकार से देना है, तो उनके लिए जो व्यवसाय उनकी क्षमता के अनुसार सिद्ध हो रहा है, जो क्षमता के अनुसार उपाय हो रहे हैं, जो उनकी योग्यता के अनुसार जो प्रशिक्षण उनको दिया जा सकता है, उसको आवासीय विद्यालयों के माध्यम से या विशेष विद्यालयों के माध्यम से उनको समय पर दिया जा सकता है। तो छात्रों, आज हमने ये देखा कि विशिष्ट शिक्षा हेतु अच्छी प्रकार से कौन कौन से उपाय हम कर सकते हैं। तो ये 5, 7, 8 उपाय हैं। इन उपायों को यदि हम करेंगे तो एक विद्यालय, एक अध्यापक एक बालक को अच्छी प्रकार से शिक्षा दे सकता है, अच्छी प्रकार से शिक्षा ग्रहण करा सकता है। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि वास्तविकता में विशिष्ट शिक्षा हेतु उपायों की विशेष आवश्यकता होती है। धन्यवाद।